हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी वे। आप सभी जानते हैं आज है 29 अगस्त और आज के दिन हमारा पूरा भारत राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है और खेल जगत के में दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों का वितरण होता है। भारत का जो सर्वश्रेष्ठ खेल रत्न है वो है राजीव गांधी खेल रत्न। इस साल वर्चुअली किया जा रहा है और 5 लोगों को दिया जा रहा है। और भी सभी पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार आज वितरित किए जाते हैं। उनको हम करंट अफेयर की सीरीज़ में कवर अप कर लेंगे। आज जो फोकस है वो उन व्यक्ति पर किया जा रहा है जिनकी याद में आज हम ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं और उस नाम से आप सभी परिचित हैं, मेजर ध्यानचंद। 1905 में भारत को एक ऐसा धुरंधर खिलाड़ी मिला जिसने भारत के लिए कुछ ऐसा किया कि उसकी याद में भारत आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है और उनके नाम से हर भारतीय परिचित है। इनके जीवन परिचय की बात करें तो इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ, जो कि तब ब्रिटिश भारत के नाम से जाना जाता था। मृत्यु 3 दिसंबर 1979 में हुई। इनके पिता का नाम सामेश्वर सिंह था, माता का नाम श्रद्धा देवी और इनके भाई का नाम रूप सिंह था। इनके भाई भी उस समय भारतीय पुरुष हॉकी टीम में खेला करते थे, जबकि अपने ध्यान सिंह जी खेला करते थे। इनके पिताजी तब ब्रिटिश सेना में कार्यरत थे। ब्रिटिश सेना में वो सिपाही के तौर पर कार्यरत थे। सिपाही थे इसलिए इनका जो है, आपने सुना होगा आर्मी वालों के हर 2-3 साल बाद तबादले होते हैं, तो उसी तरह इनके पिताजी का भी ट्रांसफ़र हुआ करता था, जिसके कारण इनकी पढ़ाई जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब रहती थी। स्टार्टिंग के 6-7 साल इन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद मानो इनकी पढ़ाई धीरे धीरे छूटती गई। अंततः ये इनका परिवार झांसी में सेटल हुआ। परिवार जो है इनका बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और इसी के चलते मात्र 17 वर्ष की आयु में ध्यान सिंह जी को ब्रिटिश सेना में कार्यरत होना पड़ा, क्योंकि अकेले पिताजी पूरे परिवार का जीवन यापन करने में सक्षम नहीं थे। बेटा थोड़ा बड़ा हो चुका था, इसीलिए बेटे ने क्या किया, सेना में भर्ती होने का फैसला किया ताकि परिवार का जो है वो लालन पालन करने में पिता की थोड़ी मदद कर सके। 1921 में मात्र 17 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सेना में भर्ती हो जाते हैं और अपनी इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है गोल करके, उसमें इन्होंने लिखा है कि इनको जो है खेल में बचपन से रुचि नहीं थी और अगर इनका कोई प्रिय खेल था तो वो खेल था कुश्ती। लेकिन जैसे ये ब्रिटिश सेना में भर्ती होते हैं वैसे ही इनका खेल में जो है वो रुचि बढ़ी और जिसके ये जादूगर माने जाते हैं, यानी हॉकी इन्होंने खेलना शुरू किया। 1921 से 1926 तक आर्मी की जो कंपटीशन होते थे हॉकी, उसमें ये पार्टिसिपेट करते थे और जब ये खेलते थे तो इनके खेल को बहुत सराहा गया, इनकी तारीफ़ें हुई, जिससे इनका मनोबल बढ़ता गया। इनका नाम ध्यान सिंह था, लेकिन इनके नाम के पीछे जो चंद वर्ड जोड़ा गया है वो इनके साथ जो लोग खेला करते थे और इनके मेंटोर थे एक बाला तिवारी, इनके द्वारा इनको ये नाम दिया गया था। क्यों नाम दिया गया था ये भी हम जानेंगे। जब ये प्रैक्टिस करते थे, आप जानते हैं आर्मी की जॉब करना चाहे आज हो और तब हो, तब भी कठिन थी, आज भी कठिन है। दिन भर कठिन परिश्रम करते थे, प्रैक्टिस का टाइम दिन में नहीं मिल पाता था, इसलिए ये रात को प्रैक्टिस करते थे। लेकिन आज अगर हम देखें तो आज हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। आज आपको इतनी बड़ी बड़ी लाइट्स मिलती हैं जो कि आपको रात का अनुभव नहीं होने देती, लेकिन तब ऐसे कोई भी रिसोर्सेज नहीं थे। उस ज़माने में हर घर तक लाइट पहुंचना ही बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन जैसे ही रात होती थी तो ये चांद निकलने का इंतज़ार करते थे और जैसे ही चांद निकलता था वैसे ही ये अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते थे। और इनके जो मेंटोर थे बाला तिवारी और इनके साथ खेलने वाले लोगों ने बोला, क्या है भाई कि जब चांद निकलता है तभी तू भी निकलता है। तो उसी के बाद इनका नाम के पीछे ये चंद वर्ड लगाना शुरू किया गया। तो 1921 से 1926 तक आर्मी के लिए खेला, खेल को बहुत सराहा गया, मनोबल बढ़ा, धीरे धीरे इन्होंने और खेलना स्टार्ट किया। कहते हैं कि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो कठिन परिश्रम करते हैं।
दिन में पूरी तरीके से देश की सेवा में समर्पित रहते थे, रात को पूरी तरीके से अपने खेल के लिए समर्पित रहते थे। इसीलिए 1925 में किस्मत उनका साथ देती है और इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना भारत में हो जाती है। 1926 में ब्रिटिश आर्मी को एक हॉकी टूर्नामेंट के लिए न्यूजीलैंड जाना पड़ जाता है और इस टीम में, क्योंकि ये ब्रिटिश जो अधिकारी थे उनके नज़र में थे कि भाई ध्यानचंद जो है अच्छा खेलता है, इसीलिए उस टीम में इनका नाम भी रख दिया गया और 1926 में ये खेलने के लिए न्यूजीलैंड चले जाते हैं। न्यूजीलैंड के अगर हम खेल की बात करें तो पहली बार जो है देश से बाहर गए थे खेलने के लिए, तो कुल टोटल 21 मैच होते हैं। 21 मैचों में से 18 मैचेस को इंडियन टीम जीत जाती है, 2 मैच ड्रॉ होते हैं और 1 मैच में इनकी हार हो जाती है। लेकिन 21 में से 1 मैच अगर हार गए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो जब इनके द्वारा 18 मैचेस जीते गए तो न्यूजीलैंड के जो बहुत मशहूर खिलाड़ी थे उन्होंने बोला कि इस आदमी के हॉकी स्टिक में कुछ ऐसी चीज़ है जो क्या है, ये बॉल को पकड़े हुए है। तो उसके बाद उनकी हॉकी स्टिक को तोड़ के देखा गया, लेकिन कुछ नहीं निकला। क्यों? क्योंकि वो उनकी कठिन परिश्रम का जादू था, ना कि किसी मैग्नेटिक या किसी ऐसे पदार्थ का जो उनकी स्टिक को बॉल से हटने नहीं दे रही थी। 1928 में एम्स्टर्डम में जो है वो ओलंपिक होने थे। उसके लिए पहले ट्रेनिंग सेशन होते हैं ना, ओलंपिक्स, हर खिलाड़ी ओलंपिक में नहीं जाता, पहले उनका सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन बोर्ड बैठता है। जब इंडियन हॉकी फेडरेशन से ब्रिटिश आर्मी को लेटर गया कि अगले साल जो है वो ओलंपिक है और हमें क्या है, इनकी प्रैक्टिस करानी है, तो ब्रिटिश आर्मी प्रत्युत्तर देती है कि भाई तुम्हारा तो कुछ काम धाम नहीं है। उनको अपनी ब्रिटिश आर्मी में भी तो अपनी सेवाएं देनी है, तो उनको छुट्टी नहीं मिलती है। लेकिन बाद में उनके लिए सीधे लेटर जाता है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। ये सिलेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि सिलेक्शन बोर्ड के जो मेंबर्स थे उनको कॉन्फिडेंस था किसके ऊपर? ध्यानचंद जी के ऊपर, कि वो जो है पक्का अच्छा खेलेंगे और बहुत उम्दा खेलेंगे, क्योंकि उनके खेल को हर कोई तब भारत में जानता था। 1921 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक होते हैं। पहली बार इंटरनेशनल खेलने जा रहे थे, लेकिन कॉन्फिडेंस था, अच्छा खेलते थे, प्रैक्टिस की हुई थी, इसीलिए कॉन्फिडेंस था। एम्स्टर्डम में खेलते हैं, तो जब ये खेलते थे ना, तो इनकी जो जीत होती थी वो 4, 5, 6, 7 से नहीं होती थी, बल्कि एक बहुत बड़े स्कोर के साथ होती थी। पहला मैच इन्होंने ऑस्ट्रिया के साथ खेला, पहला मैच ऑस्ट्रिया के साथ खेलते हैं। ऑस्ट्रिया के साथ जीत जाते हैं 6-0 से। दूसरा मैच होता है इनका बेल्जियम से 9-0 से जीतते हैं। तीसरा मैच होता है डेनमार्क के साथ 5-0 से जीतते हैं। चौथा मैच होता है स्विट्जरलैंड के साथ, इसके साथ 6-0 से जीत जाते हैं। और पहला गोल्ड मेडल है जो कि क्या है, इंडिया के लिए ले आते हैं। बहुत ही उस समय, जबकि आप सोचिए, जब भारत क्या गुलामी सह रहा है, भारत के लोग आज़ादी की मांग कर रहे हैं, तब ये व्यक्ति बाहर जाकर अपने देश के लिए गोल्ड हासिल करता है। बहुत ही उम्दा खेलते हैं, वापस इंडिया आते हैं, बहुत सराहना मिलती है, बहुत ही नाम मिल जाता है, हर कोई इनको पहचानने लगता है, हर कोई गली नुक्कड़ पे हॉकी खेलने लगता है, क्योंकि लोग हॉकी के दीवाने हो चुके थे। जिस तरीके से मेजर ध्यानचंद जी हॉकी खेला करते थे, लोगों को ये खेल जो है बहुत अधिक प्रिय होने लगा था। 1928 में का एम्स्टर्डम जब जीत के आ जाते हैं, फिर 1932 में अमेरिका में लॉस एंजलिस में ओलंपिक होना था। फिर से हॉकी फेडरेशन जो है ब्रिटिश आर्मी को लेटर लिखती है कि इनको प्रैक्टिस के लिए भेज के सिलेक्शन बोर्ड में इनका क्या है, सिलेक्शन के लिए इनको देखना पड़ेगा। फिर से प्रत्युत्तर देती है ब्रिटिश आर्मी कि नहीं भेजेंगे, छुट्टी नहीं देती है, लेकिन फिर से वैसा ही लेटर आता है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है।
जिस तरीके से इन्होंने खेल जगत में तरक्की की, उसी तरीके से इनको ब्रिटिश आर्मी में इनकी पदोन्नति होती गई। जैसे जैसे ये खेल में गोल्ड लाते गए, वैसे वैसे ब्रिटिश आर्मी में इनको क्या है, प्रमोशन मिलता गया। 1932 में जब लॉस एंजलिस जाते हैं तो अमेरिका, फिर उस समय अमेरिका एक बहुत बड़ा देश था। सॉरी, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई, जो इनका हॉकी का जादूगर जो इनको बोला जाता है ना, वो इनको भारत ने नाम नहीं दिया है भाई, अपने देश ने तारीफ़ की तो वो कोई तारीफ़ नहीं होती है। 1928 में जब ये एम्स्टर्डम में ओलंपिक खेल के आते हैं तो वहाँ के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, उन न्यूज़पेपर में लिखा जाता है कि हॉकी क्या है, एक खेल नहीं है, ये एक जादू है, और इस जादू का जादूगर कौन है, वो ध्यानचंद है। तो ये नाम जो जादूगर दिया गया है, ये एम्स्टर्डम के द्वारा दिया गया है। एम्स्टर्डम द नीदरलैंड आपने सुना होगा, उसकी कैपिटल है। सॉरी, यहाँ पर 1932 होना चाहिए था, ये मुझसे गलती से रह गया, तो यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा। 1932 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक होते हैं। सबको ये था कि भाई इस जो मैच में इंडिया नहीं जीतेगा, क्योंकि अमेरिका जैसे आज बहुत बड़ी कंट्री है, तब भी बहुत बड़ी कंट्री था। अमेरिका पहुंच जाते हैं। जब ये यहाँ पहुँच जाते तब हमारी हॉकी टीम की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ख़राब थी। मतलब आप सोचिए कि 4 साल पहले जो टीम देश के लिए गोल्ड लाई है, वो लोन लेकर जो है दूसरा ओलंपिक खेलने जाते हैं। और 3,000 का लोन लिया था हॉकी टीम ने पीएनबी से। इसमें बंगाल फेडरेशन के द्वारा भी मदद की गई थी। जब 3,000 रुपये में भी ये नहीं जा पा रहे थे तो कुछ पैसे बंगाल फेडरेशन की तरफ से दे के गए थे। तो आप सोच सकते हैं कि आर्थिक स्थिति कैसे था। आज के दौर में क्या बहुत पैसा मिलता है, अगर कोई खिलाड़ी कोई भी खेल को अपना करियर मानता है तो बहुत पैसा मिलता है। लेकिन उस समय ये चीज़ें स्थिति नहीं, ये सब नहीं था। सिर्फ क्या आपको एक मेडल मिलता था, अर्निंग आपकी उससे नहीं होती थी। आप मेडल लाए, आपको थोड़ी बहुत प्रशंसा मिली और बात ख़त्म हो गई। सबको लगा कि ये जो मैच है वो सिर्फ अमेरिका ही जीतेगा। मैच शुरू हो जाता है, इसमें जापान खेलता है। जापान को इंडियन टीम 11-1 से हराती है। जो लास्ट मैच होता है वो अमेरिका के साथ होता है और अमेरिका को इंडियन हॉकी टीम 24-1 से हरा देती है। और यहीं पर जो सबकी गलतफहमी थी कि अमेरिका जैसे बड़े देश को हॉकी की टीम, इंडियन हॉकी टीम नहीं हरा पाएगी, वो गलतफहमी सबकी यहाँ पर दूर हो जाती है। और आपको याद रखना चाहिए कि 1932 के ओलंपिक का जो ये हॉकी का रिकॉर्ड है, ये 2003 में जाके टूटा है। तो मान लीजिए कितना बड़ा रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। इस ओलंपिक में कहा जाता है कि 35 गोल जो थे वो अकेले ध्यानचंद और इनके भाई रूपचंद ने किए थे। 1932 के लॉस एंजलिस से भी गोल्ड लेके आ जाते हैं। फिर 1936 में बर्लिन ओलंपिक होने वाले थे। अमेरिका में जब ये खेल के आए थे मैच, तो अमेरिका के न्यूज़पेपर ने ध्यानचंद की जो तुलना की थी वो टाइफून से की, कि ध्यानचंद जब खेलते हैं ना, ये चक्रवात की भांति से खेलते हैं। जो स्पीड किसकी होती है, एक टाइफून की यानी चक्रवात की होती है। 1936 में बर्लिन यानी जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, वहाँ पर ओलंपिक होने वाले थे। बर्लिन यानी 1936 का दौर है, याद कीजिए। हिटलर, नाजीवादी हिटलर क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध की पूरी तैयारी कर चुका है, उसकी ही ज़मीन पर खेलने गए हैं अपने ध्यानचंद जी। जर्मनी में क्या करते, जर्मन की जब टीम उतरती है तो ये पहला प्रैक्टिस सेशन मैच रखते हैं, क्योंकि ये जानते थे कि पहली इंडियन हॉकी टीम 2 ओलंपिक में गोल्ड हासिल कर चुकी है। देखने के लिए कि ये कैसे खिलाड़ी हैं, कैसे खेलते हैं, सेशन मैच रखते हैं और बोलते हैं कि हमारी ये वाली टीम फाइनल में नहीं उतरेगी। प्रैक्टिस मैच कर लेती है इंडिया। इस मैच में इंडिया हार जाती है, जिससे कहीं ना कहीं जो भारतीय हॉकी के खिलाड़ी थे उनका मनोबल नीचे गिर जाता है। लेकिन तब एक टीम मैनेजर थे
पंकज गुप्ता उनका नाम था। जब ये लोग चेंजिंग रूम में थे तो पंकज गुप्ता इनके पास जाते हैं और भारत का झंडा जो अपना ब्रिटिश लोगों ने तब तय किया था तो उसको फहराते हैं वहाँ पर, जिससे इनमें थोड़ा इनका मोराल अप हो जाता है। मैच होता है। मैच में जर्मनी जब खिलाड़ियों को उतारती है तो ये वही खिलाड़ी होते हैं जिन्होंने प्रैक्टिस मैच खेला था। बर्लिन ओलंपिक में हंगरी को 4-0 से हराते हैं, अमेरिका को 7-0 से हराते हैं, जापान को 9-0 से हराते हैं, फ्रांस को 10-0 से हराते हैं और जर्मनी की बात करें तो जर्मनी 8-1 से हारता है भारत की हॉकी टीम से। ये मैच देखने के लिए, जो लास्ट मैच जर्मनी और इंडिया के बीच में हुआ था, इस मैच में खुद हिटलर भी आए थे, लेकिन जैसे उनको लगा कि मेरी देश की टीम हार रही है वो वहाँ से चले गए। लेकिन उन्होंने बोला कि भले ही मेरी देश की टीम हार गई है, लेकिन जिनकी वजह से हारी है मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। डिनर का इनविटेशन जाता है। आप सोचिए, अगर आपने नेताजी के बारे में पढ़ा है तो नेताजी को कितना संघर्ष करना पड़ गया था हिटलर से एक मीटिंग के लिए, लेकिन यहाँ हिटलर खुद आगे से क्या इनविटेशन दे रहे हैं, किसको? मेजर ध्यानचंद जी को। इंडियन हॉकी टीम को डिनर के लिए इनवाइट किया जाता है। हिटलर को ये गलतफहमी थी कि जो ध्यानचंद जी है ना, ये बहुत बड़े पद पर हैं और बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। हिटलर ध्यानचंद जी को पूछते हैं कि आप क्या करते हैं। ध्यानचंद जी जवाब देते हैं कि मैं ब्रिटिश सेना में जो है वो इसी रैंक पे हूँ। तब शायद वो सूबेदार की रैंक पर थे जिस समय उनकी हिटलर से मुलाकात हुई थी। जब न्यूजीलैंड का टूर्नामेंट जीत के आए थे तब इनको 1927 में लांस नायक का पद मिला था। उसके बाद 1937 के समवेयर आई थिंक इनको सूबेदार बना दिया जाता है। उसके बाद लेफ्टिनेंट और फिर ये मेजर से जो है, लेफ्टिनेंट के बाद कप्तान और फिर कप्तान के बाद मेजर की रैंक से ये रिटायर्ड हो जाते हैं। तो जब पूछते हैं तब आई गेस ये सूबेदार थे। तो हिटलर जो है वो भौचक्का हो जाता है। हिटलर इनको एक ऑफ़र करता है। हिटलर बोलता है कि आप अपना आगे का जीवन जो है वो एकदम क्या है अच्छे से गुजार पाएंगे, लेकिन आपको उसके लिए मेरे देश के लिए खेलना पड़ेगा और मैं आपको बहुत बड़ा पद दूंगा। प्रत्युत्तर देते हैं ध्यानचंद जी कि नहीं सर, खेलूंगा तो सिर्फ अपने देश भारत के लिए खेलूंगा, क्योंकि उस देश की मिट्टी का कुछ कर्ज मुझ पर है जो कि मैं उतारना चाहता हूँ। ये सुनकर हिटलर भौचक्के हो गए कि भाई इतना अच्छा मौका जहाँ ये अपनी पूरी ज़िंदगी ऐशो आराम से बिता सकता है, लेकिन ये उस ऑफ़र को क्या कर रहा है, ठुकरा रहा है। वापस आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इनका स्वागत होता है। आगे इसके बाद ये ओलंपिक नहीं खेलते हैं क्योंकि 1905 में जन्मे थे, तो धीरे धीरे एक खिलाड़ी के एक टाइम तक ही हमारी बॉडी जो है हमारा साथ देती है। उसके बाद इन्होंने सिर्फ जो लोकल लेवल के मैचेस थे उनको मेजर ध्यानचंद जी खेलते हैं। 1956 में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं, तब ये मेजर रैंक पे थे, इसीलिए इनके नाम के आगे मेजर जोड़ा जाता है। और 1956 में देश आज़ाद हो चुका है और उसी साल भारत सरकार इनको पद्म भूषण से सम्मानित करती है। आज भी आप देखते हैं कि भारत रत्न की मांग इनके लिए आज भी बरकरार है। देशवासी चाहते हैं कि इनको भारत रत्न मिले। देखिए, भारत रत्न मुझे जो लगता है, इन्होंने जो अपना अंतिम समय गुजारा वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में गुजारा। देश के लिए इतना अच्छा कार्य किया, 3 गोल्ड मेडल लाए ओलंपिक में। आप आज भी देखते हैं कि ओलंपिक तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये व्यक्ति 3 गोल्ड मेडल लेके आए अपने देश के लिए। लेकिन फिर भी जो इनका अंतिम समय गुजरा वो बहुत ही दुखदायक था। जब इन्होंने रिटायरमेंट ले ली तो जीवन यापन करने के लिए क्या है, इनके पास कोई भी सोर्स नहीं था। थोड़े बहुत, क्योंकि जाने माना चेहरा था, कभी स्कूल्स में चले जाते थे, कभी कहीं पर स्पीच बोल ली, किसी स्कूल में जाकर बच्चों को सिखा लिया। तो इस तरीके से इनका जो है वो रिटायरमेंट के बाद इनकी ज़िंदगी गुजरी। उसके बाद कैंसर से ये पीड़ित हो गए और एम्स में अपना अंतिम समय जो इन्होंने गुजारा वो दिल्ली एम्स में इन्होंने गुजारा। और इतना बड़ा खिलाड़ी भारत का, जिसने भारत के लिए 3 गोल्ड मेडल लाए, लेकिन इनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर रखा था।
पैसे नहीं थे इसलिए इलाज नहीं कर पाए, पैसे होते तो शायद इनका इलाज हो जाता है। लेकिन भारत के लिए इतना नाम कमाने वाला व्यक्ति को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था उस समय। तो मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति जो अपने देश के लिए इतना कुछ कर जाए, ये सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे भारत के नागरिकों की जिम्मेदारी है, पूरे भारत की नागरिकों की, पूरे भारत की जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों के लिए कुछ कर सके। यदि अगर उनकी अवस्था, उनकी परिस्थितियाँ, उनकी ज़िंदगी की परिस्थितियाँ ख़राब है, जब अपने अच्छे समय में वो हमारे देश के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, अगर हम कभी उनके काम आए तो ये हमारे लिए जो है वो बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। आई होप आपको भारत की इस विभूति के बारे में जानकर, इनका जीवन की कहानी जानकर थोड़ा बहुत आपको कुछ अपने जीवन में इनसे प्रेरणा लेने की मौका मिलेगा। इन्होंने अपने जीवन में ये प्रेरणा दी है कि चाहे आपके जीवन में कोई सी भी परिस्थितियां हैं, आपको उन सभी परिस्थितियों को अपनी मुट्ठी में कर हमेशा आगे बढ़ते रहना है। और क्या है, अपने लक्ष्य तक आपको हमेशा जाने की कोशिश करनी है। ओके गाइस, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।